स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एजेस मिलकर ह्यूमन प्रीहिस्ट्री के 3 एज सिस्टम का निर्माण करती हैं, जहां प्रत्येक युग का नाम उस मटेरियल के नाम पर रखा गया जिसका इस्तेमाल उस समय टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के तौर पर स्टोन एज अर्लीस्ट पीरियड था, जो करीब 2.6 मिलियन ईयर्स पूर्व से 33,000 BC तक चला। इस दौरान अर्ली ह्यूमंस अपने टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए स्टोन का यूज किया करते थे। सिमिलरली ब्रॉन्ज एज 3000 BC से 1200 BC और आयरन एज 1200 BC से करीब 600 BC तक माना जाता है। इसी तरह आज 21st सेंचुरी में ह्यूमंस एक और नए मटेरियल बेस्ड एज में जी रहे हैं। ऐसा मटेरियल जो हमारे ग्रोसरी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, यहाँ तक कि सिगरेट बट्स, सोडा कैन, स्ट्रॉ और टूथब्रश का भी इंटीग्रल पार्ट बन गया है। एक ऐसा मटेरियल जिसे नेचुरली डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल तक लग सकते हैं। हालांकि तब भी ये फुली डिकम्पोज नहीं होगा। यानी मटेरियल एक ब्लेसिंग से ज्यादा एक कर्स है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक का यूज ह्यूमंस के बीच किस एक्सटेंसिव लेवल पर किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज ह्यूमन सिर्फ एक दिन में 1.5 बिलियन से ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक आज ह्यूमंस पर ईयर 350 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि इस मैसिव वेस्ट का महज 9% ही ह्यूमंस द्वारा रिसाइकल किया जा रहा है। प्लास्टिक के इसी एक्सटेंसिव यूज का नतीजा है कि धरती पर प्लास्टिक का ढेर लगता जा रहा है। यहाँ तक कि अभी मटेरियल लैंड से निकलकर डीप ओशन में पहुंच गया है। यूनेस्को की माने तो आज प्लास्टिक वेस्ट से 80% मैरीन पॉल्यूशन हो रहा है, जहां हर साल 8 to 10 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट ओशन में डंप किया जा रहा है। रिसर्च बताती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक प्लास्टिक ओशन में फिशेस को आउटवेट कर देगा। प्लास्टिक की इसी समस्या को देखते हुए कई रिसर्चर्स इस वाइड पॉल्यूशन से छुटकारा दिलाने वाले सॉल्यूशंस की तलाश में जुटे हैं, जहां वेटवुड, फंगस, एल्गी, मॉस और कॉर्न पोटैटो से बायोप्लास्टिक तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो न सिर्फ प्लास्टिक का नेचुरल अल्टरनेटिव बन सके, बल्कि साथ ही पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए एक सिक्योर फ्यूचर का बेस भी हो। कन्वेंशनल सिंथेटिक प्लास्टिक्स के ऑल्टरनेटिव की नीड को समझते हुए इंडिया भी कई बायोप्लास्टिक्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसी दिशा में काम करते हुए अब इंडियन साइंटिस्ट सीवीड से बायोप्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज के डिस्कशन में हम इसी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सीवीड प्लास्टिक का एक रियल ऑल्टरनेटिव हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, प्लास्टिक और टॉक्सिक लव स्टोरी नाम से प्लास्टिक पर एक किताब लिखने वाली सीनियर जर्नलिस्ट सूजन फ्रेंकल के मुताबिक प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले दुनिया में कॉटन, वुल, ग्लास, जूट, रबर, यहाँ तक कि एनिमल स्किन्स और हॉर्न्स का इस्तेमाल चीजों को कंटेन करने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता था। उदाहरण के तौर पर एंशिएंट टाइम्स में अमेरिकन एज़टेक सिविलाइजेशन नेचुरल रबर का इस्तेमाल पैकिंग मटेरियल्स की तरह किया करते थे। 1860s में बिलियर्ड बॉल्स बनाने वाली एक कंपनी ने अनाउंस किया कि यदि कोई आइवरी यानी हाथी दांत का सब्स्टिट्यूट इन्वेंट करता है तो उसे कंपनी $1 बिलियन देगी। उस समय आइवरी का यूज बटन, स्ट्रेज और अम्ब्रेलास के हैंडल्स बनाने में होता था। कंपनी के एडवर्टीजमेंट की तरफ यूएस के साइंटिस्ट जॉन वेस्ली हार्ट का ध्यान गया और उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह देखते हुए इस दिशा में काम करना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद हार्ट को फाइनली तब कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने सेलुलाइड नाम के केमिकल को तैयार किया। हार्ट द्वारा बनाया गया सेलुलाइड देखते ही देखते काफी पॉपुलर हो गया। जहां मेन सेलुलाइड से बनी शर्ट्स पहनते थे तो वहीं विमेन अपने बाल को संवारने के लिए इससे बने कॉम्ब का यूज करती थी। सेलुलाइड के डेवलपमेंट ने प्लास्टिक इन्वेंशन के अर्ली बिल्डिंग ब्लॉक का काम किया, लेकिन जब सेलुलाइड इन्वेंट हुआ था तो इसे नेचुरल प्रोटेक्टर रिसोर्सेज के तौर पर देखा गया, क्योंकि इसकी वजह से कई इलाकों में आइवरी के लिए की जाने वाली एलिफेंट्स हंटिंग काफी हद तक रुक गई थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूएस अपनी सिटीज को इलेक्ट्रीफाई कर रहा था। इसने यूएस मार्केट में इलेक्ट्रिक वायर्स की डिमांड को बढ़ा दिया। उस दौरान इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर शेलेक नाम के मटेरियल की कोटिंग की जाती थी ताकि वायर से किसी को करंट न लगे, लेकिन शेलेक को बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए फीमेल लैक इंसेक्ट्स का इस्तेमाल होता था, जो जनरली एशियन कॉन्टिनेंट और खास करके इंडिया और थाईलैंड में पाई जाती थी। इसके चलते शेलेक को बनाना काफी डिफिकल्ट, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग था। इसी दौरान बेल्जियम से यूएस आकर सेटल्ड हुए साइंटिस्ट लियो बैकलैंड ने बैकलाइट का इन्वेंशन किया, जो प्लास्टिक का अर्लीस्ट फॉर्म था।
दरअसल 1907 में फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल केमिकल्स के साथ रिसर्च करते हुए उन्होंने इसे इन्वेंट किया, जिसके चलते आज लियो को फादर ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री कहा जाता है। बेकेलाइट उससे पहले बनी किसी भी ऐसी चीज से कंप्लीटली डिफरेंट था। ये कंप्लीटली लेबोरेटरी में बना था और सेलुलाइड के मुकाबले बेकेलाइट कंप्लीटली सिंथेटिक एलिमेंट था। खासतौर पर इसे बनाने के लिए नेचर पर डिपेंडेंस ऑलमोस्ट जीरो थी। सही मायने में देखा जाए तो बेकेलाइट के साथ प्लास्टिक एरा की शुरुआत हुई थी, जहां इससे पेन्स, एस्ट्रेज, फैंस और रेडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बेकेलाइट के इन्वेंशन ने लियो बेकलैंड को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उस समय टाइम मैगजीन ने उन पर कवर स्टोरी भी की थी। प्लास्टिक को इन्वेंट करने के बाद लियो बेकलैंड ने 11 जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखा था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इन्वेंशन ऑफ माइन विल प्रूव इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर। यानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा। ये बेकेलाइट की इन्वेंशन ही थी जिसने आगे चलकर नायलॉन, पॉलीएथिलीन, पॉलीएस्ट्रीन और कई दूसरे प्लास्टिक एलिमेंट्स के डेवलपमेंट में इंस्पिरेशन का काम किया। कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली ड्यूरेबल और इजीली मोल्डेबल जैसी प्रॉपर्टीज के चलते वक्त के साथ प्लास्टिक ह्यूमन लाइफ का कोर एलिमेंट बनता चला गया। लेकिन शायद लियो बेकलैंड भी इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए कि अपने जिस आविष्कार को वो भविष्य के लिए वरदान मान रहे थे, वो समय के साथ पूरे मानव समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि प्लास्टिक से क्रिएट होने वाले पोटेंशियल चैलेंज और करंटली ह्यूमन लाइफ में इसके इमेंस यूज को देखते हुए हमारा सबसे पहला और फोरमोस्ट स्टेप इसके यूज को मिनिमाइज करने पर सेंटर्ड होना चाहिए। यानी हम प्लास्टिक के जितने ऑल्टरनेटिव्स को खोज पाएंगे, प्लास्टिक का यूज उतना ही कम होता जाएगा। इसी दिशा में काम करते हुए आज मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जीरो सर्कल ने सिंगल यूज प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव हमारे कोस्टल एरियाज पर पाए जाने वाली सीवीड से तैयार किया है। जीरो सर्कल के फाउंडर और डायरेक्टर नेहा जैन, जिन्होंने 2011 में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गूगल में अपनी जॉब छोड़ दी थी, सस्टेनेबिलिटी फील्ड में एनजीओज के साथ उनके काम ने उन्हें प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। नेहा ने रियलाइज किया कि कॉटन और मेटल्स जैसे अर्थ बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स में भी एनवायरमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि कॉटन की वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन और माइनिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन का नुकसान होता है। ऐसे में उन्होंने न्यू मटेरियल्स और रिसोर्सेज पर रिसर्च स्टार्ट की, जो उन्हें सीवीड पर ले आई। असल में सीवीड एक कॉमन नेम है जिसका इस्तेमाल ओशंस, लेक और दूसरी वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले काउंटलेस मैरीन प्लांट्स और एल्गी के लिए किया जाता है। सीवीड हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ केल्प जैसी सीवीड की स्पीसीज करोड़ों मैरीन स्पीसीज का फूड सोर्स है, तो वहीं प्लांक्टोनिक एल्गी जैसी स्पीसीज कार्बन कैप्चरिंग करते हुए एनवायरनमेंट को कूल रखने और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम भी करती हैं। लेकिन अब दुनिया की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनीज ने सीवीड का एक और इस्तेमाल खोज निकाला है, जो उसे बायोप्लास्टिक के बेस्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में से एक बनाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा आज कॉर्न, शुगर केन, टोपियोका, पोटैटोस, राइस, सोय, व्हीट, वेजिटेबल ऑयल, वुड चिप्स या सैंडविच जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट से बायोप्लास्टिक तैयार किया जा रहा है। हालांकि एग्रीकल्चरल वेस्ट से बायोप्लास्टिक बनाए जाने वाले बायोप्लास्टिक के साथ कई सारी समस्याएं जुड़ी हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट को प्राप्त करने के लिए हमें कॉर्न या शुगरकेन जैसी किसी क्रॉप को कल्टीवेट करना पड़ता है, जो टाइम और कॉस्ट दोनों के पर्सपेक्टिव से एक इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीवीड को कल्टीवेट करना इजी है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग महज 30 से 40 दिनों में हो जाती है। यानी किसी भी क्रॉप के मुकाबले सीवीड को बायोप्लास्टिक के लिए कल्टीवेट करने में महज 1/3 से भी ज्यादा कम टाइम लगता है। साथ ही सीवीड से बना बायोप्लास्टिक एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन हो जाता है। ये मैरीन वाटर में इजिली डिग्रेडेबल और बायोडाइजेस्टेबल है, जो इसे सेफ फॉर वाइड स्केल यूज बनाता है। जीरो सर्कल कंपनी आज ताजमहल, गुजरात और महाराष्ट्र से मिलने वाले दूसरे स्पीसीज के अलावा सन ड्राइड सीवीड, जिनमें रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी का यूज बायोप्लास्टिक बनाने के लिए कर रही है। इस प्रोसेस में हार्वेस्ट के बाद सीवीड को ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सट्रैक्ट कर जेलेटिनाइज किया जाता है और एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म रोल बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। जीरो सर्कल का फोकस गैजेट, फूड और फैशन प्रोडक्ट के लिए सिंगल यूज क्लियर प्लास्टिक पैकेजिंग पर है। इन प्रोडक्ट्स के लिए ये एक वायबल डिग्रेडेबल रिप्लेसमेंट सीवीड से तैयार कर रही है, जिसके लिए जीरो सर्कल को $1.2 मिलियन का टॉम फॉर्ड प्लास्टिक इनोवेशन प्राइज मिल चुका है। और ये अवार्ड पाने वाली वो इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की एकमात्र कंपनी है। हालांकि आज इस मुंबई बेस्ड कंपनी की ही तरह देश के कई और इंस्टीट्यूट भी सीवीड से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने सीवीड
और PEG 3000 का यूज करके बायोप्लास्टिक फिल्म डेवलप की। इंडियन साइंटिस्ट ने हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए प्लास्टिसाइजर पॉलीथीन ग्लाइकॉल PEG 3000 के साथ बायोप्लास्टिक फिल्म प्रोडक्शन के लिए गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में मैक्रोएल्गी होल सीवीड का कल्टीवेशन किया है। PEG एक नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली पॉलीमर है जिसका यूज मेनली मेडिसिनल फील्ड्स में क्रीम्स और डिस्पर्जिंग एजेंट्स को बनाने वाले पॉलीमर की थर्मोस प्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। NIOT की स्टडी से पता चलता है कि बायोप्लास्टिक पॉलीमर्स किसी भी टॉक्सिक वेस्ट को प्रोड्यूस किए बिना कम समय में नेचुरली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। साथ ही इन्हें ऑर्डिनरी फूड वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म से भी डिस्पोज किया जा सकता है। इसी तरह नेशन वाइड की गई और भी दूसरी स्टडीज बताती हैं कि सीवीड से बायोप्लास्टिक का कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा। और इस चेंज को लाने में भारत की ज्योग्राफिकल रिचनेस हमें एक एक्स्ट्रा कटिंग एज प्रोवाइड करती है। दरअसल इंडियन कोस्ट के इंटरटाइडल और डीप वाटर रीजन्स में मेरीन एल्गी की अप्रोक्सीमेटली 700 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 60 स्पीसीज को कमर्शियली इंपॉर्टेंट माना गया है। गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर गल्फ ऑफ मन्नार, कैल बे, हंसा द्वीप और बे आइलैंड सीवीड कल्टीवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी ग्लोबल सीवीड प्रोडक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। एक एस्टिमेट के मुताबिक साल 2020 में ग्लोबल सीवीड आउटपुट 35 मिलियन टन्स का था, जिसकी टोटल वैल्यू $16.5 बिलियन के अराउंड थी। लेकिन इस टोटल आउटपुट में भारत का कंट्रीब्यूशन महज 34,000 टन्स था। यही वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में नेक्स्ट 5 ईयर्स में देश के सीवीड प्रोडक्शन को 11.5 लाख टन्स बढ़ाने के लिए एक मेजर इनिशिएटिव अनाउंस किया था और इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए 640 करोड़ रुपीस ईयर मार्क भी किए गए थे। दोस्तों, भले ही गवर्नमेंट की तरफ से सीवीड के प्रोडक्शन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि अभी भी हमने इस दिशा में कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई है। इसी साल जनवरी में अहमदाबाद में आयोजित सीवीड एक्सपो में फिशरीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जतिंद्र नाथ स्वैन ने कहा था कि इंडिया ने अपने टारगेट को पूरा करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं की है। इंडिया में सीवीड के यूज को बढ़ावा देने वाली कंपनीज में से एक है C6 एनर्जी। इस कंपनी के को-फाउंडर और MD श्री कुमार सूर्यनारायण ने इकोनॉमिक्स टाइम से बातचीत में बताया कि इंडिया में सीवीड के कल्टीवेशन का जो करंट मेथड है वो हाईली मैनुअल है। इसकी वजह से पर किलो बायोमास का कॉस्ट अनअफोर्डेबल हो जाता है। हालांकि सी एग्रीकल्चर में एकमात्र लागत लेबर प्रोडक्टिविटी है। ऐसे में इसको कम करके कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। यही वजह है कि C6 एनर्जी सीवीड फार्मिंग को मैकेनाइज करने और इसका लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं 6 साल पहले गोवा बेस्ड मेरीन बायोलॉजिस्ट गैब्रिएला डिक्रूज ने भी रियलाइज किया कि सीवीड हार्वेस्टिंग काफी लेबर इंटेंसिव है। गैब्रिएला डिक्रूज के मुताबिक सदर्न तमिलनाडु में कई पीढ़ियों से महिलाएं समुद्र में गोता लगाकर सीवीड हार्वेस्टिंग कर रही है और इस वैल्यू चेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अभी भी इन कम्युनिटीज पर किसी का कोई खास ध्यान नहीं है। डिक्रूज का कहना है कि इस इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इनोवेटर्स की जरूरत है, नहीं तो फिशिंग कम्युनिटी की तरह सीवीड कल्टीवेटर्स भी पॉवर्टी से स्ट्रगल करने वाली सोसाइटी का एक सेक्शन बनकर रह जाएंगी। इसी तरह इंडिया में सीवीड कल्टीवेशन करने वाली कंपनी एक्यू एग्री के हेड अभिरम सेठ के मुताबिक यदि इंडिया ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है तो इसके लिए काफी प्रयास की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। वहीं इसके लिए फ्रेश प्लांटिंग मटेरियल और सी बैंक्स की जरूरत है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से इसे लेकर कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती। एक्वा एग्री में यूज की जाने वाली ज्यादातर सीवीड कपा फाइकस थी, जिसे गुजरात के भावनगर में सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSMCRI के साइंटिस्ट 2000 से जापान से इंडिया लाए थे। इसके अलावा CSMCRI के फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट CRK रेड्डी, जो कि 3 डिकेड से सीवीड पर स्टडी कर रहे हैं और इस समय जीरो सर्कल में कंसल्टेंट हैं, उनका कहना है कि इंडिया में हाइड्रोकोलाइट्स एक्सट्रैक्ट करने और उसे सेल करने के लिए सिर्फ स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन इसकी कोई हाई वैल्यू इंडस्ट्री नहीं है। रेड्डी का कहना है कि इंडिया को सीवीड कल्टीवेशन को रैंप अप करने की जरूरत है। इसके लिए कॉर्पोरेट ऑफशोर्स सीवीड फार्म्स डेवलप कर सकते हैं और डिफरेंट सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिससे बेटर रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव तलाशने और इसके बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में सीवीड से तैयार होने वाले बायोप्लास्टिक ही एकमात्र ऑप्शन है। आज रॉकवुल, माइक्रोटेक्सचर और भी कई कम्युनिटीज का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा रहा है। बात करें रॉकवुल की, तो रॉक्स वर्ल्ड में मोस्ट इजीली अवेलेबल कम्युनिटी है, जिनकी हेल्प से फाइबर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये नेचुरली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉर्म्ड रॉक से तैयार किए जाते हैं।
ये रॉक्स उस वक्त बनी थी जब दुनिया भर में वोल्केनिक इरप्शन से निकला लावा ठंडा हुआ था। आज कई कंपनीज इन रॉक मिनरल्स को हीट करके इन्हें फाइबर्स में कन्वर्ट कर रही हैं। इसकी मदद से इंसुलेशन स्लैब्स को तैयार किया जा रहा है। इस इंसुलेशन स्लैब्स का इस्तेमाल कई मोल्ड्स को बनाने में हो सकता है, जैसे घर के स्विच बोर्ड्स, ऑब्जेक्ट हैंडल्स एक्सेट्रा। माइकोटेक्चर। दोस्तों, पेड़ों पर ग्रो होने वाली फंगी भी प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव साबित हो रही है। इनसे तैयार प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग में यूज होने वाले प्लास्टिक, साउंड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज होने वाले प्लास्टिक्स, फर्नीचर और लेदर प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। माइकोवर्क्स नाम की कंपनी फंगल फाइबर से न्यू प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है। इनसे रबर या कॉर्क जैसी चीजें तैयार की जा रही हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड एक और कंपनी इकोवेटिव डिजाइन फंगस जर्मिनेशन यानी माइसीलियम की हेल्प से वुडन पैनल्स असेंबल करने का काम करती हैं। मशरूम दरअसल फाइबर का एक जाल होता है जिन्हें हाइफी कहा जाता है। अच्छी कंडीशंस में ये जर्मिनेट होते हैं, जिसे माइसीलियम कहा जाता है। ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू से भी बेहतर होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लास्टिक का बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। एक और ऑप्शन है श्रिल्क। श्रिल्क एक फुली डिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक है जो चिटोसन नाम के मटेरियल जो श्रिम्प के शेल्स में पाया जाता है और सिल्क के फिब्राइन नाम के प्रोटीन का यूज करके बनाया जाता है। श्रिल्क का यूज अनकन्वेंशनल सिंथेटिक प्लास्टिक से होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज के बिना ऑब्जेक्ट्स के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। वहीं रैपिडली बायोडिग्रेडेबल होता है और इससे नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर रिलीज होती है। वहीं श्रिल्क सर्जिकल क्लोजर्स, वाउंड हीलिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन एप्लीकेशंस के लिए इम्प्लांटेबल फोम्स, फिल्म्स और स्कैफोल्ड्स बनाने में यूजफुल हो सकता है। दोस्तों, मीडिया में प्लास्टिक की वजह से फैलते पॉल्यूशन को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। कई कंट्रीज में गवर्नमेंट्स और कंपनीज प्लास्टिक के एक्सेसिव यूज को रोकने के लिए कदम उठा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से हमें प्लास्टिक की लत लग गई है, उसे फंडामेंटली कैसे चेंज किया जाए। प्लास्टिक के रिसाइकलिंग की बात की जाती है, लेकिन इससे प्लास्टिक खत्म नहीं होने वाला, ये बात तय है। कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि 2030 तक दुनिया भर में लैंडफिल्स और ओशंस में मोर देन 110 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अक्यूमुलेट हो जाएगा। रिसाइकलिंग से इसे रिड्यूस तो किया जा सकता है पर खत्म नहीं। इसीलिए इसे रोकने के लिए प्लास्टिक के इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स पर काम करना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सीवीड से तैयार बायोप्लास्टिक इस दिशा में काफी रिवॉल्यूशनरी स्टेप साबित होगा। दोस्तों, इसी उम्मीद में आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज द मोस्ट वाइडस्प्रेड प्रॉब्लम अफेक्टिंग द मैरीन एनवायरनमेंट। Explain how bioplastic can cure this problem with suitable examples. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।